स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 7th साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों आज हमारी जो चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं तो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके कीवर्ड्स करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम बच्चों लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे, सिम्बियोसिस क्या है। तो हमने सिम्बियोसिस के बारे में क्या पढ़ा था, एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं प्लस वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट भी करते हैं, यानी कि बोथ लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर, बोथ आर बेनिफिटिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। ऐसे रिलेशन को हम सिम्बियोसिस बोलते हैं, जिसमें हमने एक तो लाइकेन के बारे में पढ़ा है कि लाइकेन के अंदर दो होते हैं, एक एल्गी और एक एल्गी के साथ साथ क्या होती है, फंगस, है ना। तो हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लाइकेन के बारे में पढ़ा था। तो लाइकेन में क्या था, एक तो एल्गी है और दूसरा क्या है, फंगस है, और ये दोनों पार्टनर है, यानी एक तो ये दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ रहते हैं, दूसरा ये दोनों पार्टनर एक दूसरे का फायदा करते हैं। जैसे एल्गी गिव्स फूड टू फंगस, एल्गी तो क्या कर रही है, फंगस को खाना दे रही है। फंगस क्या करती है, फंगस गिव्स शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू एल्गी। देखो बच्चों, दे दिया ना दोनों ने एक दूसरे को फायदा। एल्गी क्या कर रही है, फंगस को खाना दे रही है, फंगस क्या कर रही है, एल्गी को वाटर दे रही है, न्यूट्रिएंट दे रही है और साथ के साथ रहने की जगह दे रही है। इसी तरह दोनों जब एक दूसरे का फायदा करते हैं, ऐसे रिलेशन को हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। और लाइकेन इसका एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी और फंगस साथ रहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम बच्चों पढ़ चुके थे हमारी प्रीवियस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स कैन बी रेप्लेनिश्ड इन द सोइल, यानी कि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहली बात तो आप जानोगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि सोइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी क्यों हो जाती है, और फिर हम ये जानेंगे कि इस कमी को दूर कैसे करें। समझ में आया आज हमारा टॉपिक क्या है, यानी कि आज हमें ये जानना है कि सबसे पहले मिट्टी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। फिर हम जानेंगे कि कैसे उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर, और फिर हम जानेंगे किस तरह से उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही आज की क्लास में हमने पढ़ना है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी कि 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड, यानी कि इनकी भरपाई कैसे करें हम मिट्टी के अंदर। तो बच्चों, कभी आपने देखा है किसी किसान को कि वो खाद छिड़क रहा है अपनी फसलों में, वो फर्टिलाइजर्स डाल रहा है अपनी फसलों में, है ना। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। मैं बताऊंगी आपको कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या फर्क होता है। उसको एक बार साइड में रखते हुए आप पहले ये बताओ कि क्या आपने किसी किसान को अपनी फसलों में खाद छिड़कते हुए देखा है, ठीक है, या गार्डनर को देखा है कि वो अपनी लॉन्स में, अपने जो बगीचे होते हैं उनके अंदर खाद छिड़क रहा हो अपनी पेड़ पौधों पर। क्या आपने ऐसा देखा है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों यस, लगभग सबने ये देखा होता है। घरों में भी तो हम पेड़ पौधे उगाते हैं, तो ये चीजें तो हम करते हैं। ठीक है, सो डू यू नो व्हाई दिस इज डन, क्या आप ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो बच्चों, ऐसा क्यों किया जाता है उसका रीजन मैं आपको देती हूं। ये हम इसलिए करते हैं टू replenish the nutrients in soil। हम या कोई भी किसान मिट्टी में खाद अपनी फसलों के ऊपर इसलिए छिड़कता है ताकि मिट्टी में छिड़केगा ना वो तो, ठीक है, सोइल के अंदर फर्टिलाइजर्स क्यों डाले जाते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी की भरपाई की जा सके। वो बात अलग है, मैं आपको भी समझाऊंगी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई क्यों, लेकिन पहले आप ये तो समझो कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डाले क्यों जाते हैं।
ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है उन कमी की भरपाई की जा सके। इसीलिए किसान या कोई भी फार्मर या कोई भी पर्सन अपने गार्डन में, अपने लॉन में, अपनी जो क्रॉप है या अपने जो भी प्लांट है उनको न्यूट्रिएंट पूरे मिल सके, इसलिए मिट्टी में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है, या मैन्योर डालते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्यों? टू रिप्लेनिश दी न्यूट्रिएंट इन सॉइल, इसका आंसर है ये। आगे सुनो, देखो बच्चों, कोई भी प्लांट है जब आप उसको लार्ज स्केल पे उगाते हो, एक फील्ड में मान लो आपने पूरे में वीट ग्रो कर दी तो वो क्रॉप बन जाती है, फसल बन जाती है। तो जो भी क्रॉप होती है हमारी, क्रॉप को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? सोइल के अंदर, ठीक है। क्रॉप को किसकी जरूरत होती है? क्रॉप को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है जो कि सोइल में प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आया? अब इसमें से एक जो सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट है जो क्रॉप को जरूरत होती ही होती है जिसकी, वो है नाइट्रोजन। तो सुनो नाइट्रोजन की बात। जो नाइट्रोजन होता है ना, याद है मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो जो प्लांट होता है लीफ के द्वारा, स्टोमेटा होती है उसके अंदर, तो स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली ले लेता है प्लांट, और नाइट्रोजन भी एयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। फिर ये क्यों नहीं लेता है प्लांट डायरेक्ट? बच्चों नहीं ले सकता। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता उस तरीके से जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो फिर इसे किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है, यही हमने पढ़ना है आगे। यानी कि अभी आपने क्या समझा कि जो नाइट्रोजन है इसे एटमॉस्फेयर से प्लांट नहीं ले सकता, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसको, नाइट्रोजन को करना पड़ता है फिक्स। उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। समझ में आया इतना कि नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, कैसे की जाती है अभी पढ़ेंगे। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। कोई भी प्लांट है वो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट कहां से एब्जॉर्ब करता है? बच्चों, सॉइल से। सॉइल में ही सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिनमें से जो ज्यादा से ज्यादा प्लांट को जरूरत होती है ना, वो न्यूट्रिएंट होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एक है पोटेशियम। ये 3 आपको नाम याद करने हैं बच्चों। ये 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनकी हर एक क्रॉप को जरूरत होती है। क्या है ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमारे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो प्लांट जो है मिट्टी से ही इन न्यूट्रिएंट को सोखता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, यानी कि जैसे आपने एक फसल उगाई तो मिट्टी में ये सारी चीजें थी, प्लांट ने मिट्टी से वो चीजें ले ली, आपने अगली बार फिर क्रॉप उगाई, अगली बार फिर क्रॉप उगाई। बच्चों, जब आप बार बार फसल उगाओगे एक ही मिट्टी में तो क्या ये न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो जाएगी? क्या ये डिक्लाइन होना शुरू नहीं होने लग जाएंगे, कम होना शुरू नहीं होने लग जाएंगे? क्योंकि आप मान लो आपने एक गुल्लक में पैसे जमा कर रखे हैं, आप उसमें से सिर्फ पैसे निकाले जा रहे हो, यूज करे जा रहे हो, उसको दोबारा भर नहीं रहे हो, उसके अंदर पैसे नहीं डाल रहे, तो बच्चों वो पैसे कम नहीं होंगे, वो खुद से थोड़ी बनते जाएंगे। आप जब सिर्फ यूज करे जा रहे हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा गुल्लक में से सारे पैसे खत्म, राइट। तो इस तरह से ही जब हम प्लांट तो खेतों में उगाए जा रहे हैं, अपनी जमीन पर उगाए जा रहे हैं, तो मिनरल्स को वो लिए जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मिट्टी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट खत्म भी हो जाएंगे। इसीलिए ही तो इसकी भरपाई करनी है, इसीलिए तो ये न्यूट्रिएंट डालने होते हैं मिट्टी के अंदर, ताकि आप जो क्रॉप है वो ले भी ले और वापिस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट किसी ना किसी तरीके से आ भी जाएं, ताकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी ना हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे गुल्लक से आप पैसे निकालोगे तो बच्चों डालते भी जाओ, तभी तो ऐसा होगा ना कि गुल्लक आपकी खाली नहीं होगी। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, खाद जिसे हम बोलते हैं, फर्टिलाइजर होती है बच्चों केमिकल्स,
केमिकल से मिलकर बनती है, और जो मैन्योर होती है ना, ये होती है जो गोबर से बनती है। ठीक है, दोनों को ही हम क्या करेंगे, डालेंगे। हम इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे ये जो 3 न्यूट्रिएंट मैंने बताए हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ही इसके अंदर मिलते हैं। ये न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं अपने अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि फॉस्फोरस, हर तरह के न्यूट्रिएंट इनके अंदर मिलते हैं जो प्लांट को चाहिए। तो हम मिट्टी में ये छिड़क देंगे, है ना, तो ये न्यूट्रिएंट किस में चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, है ना। देखो आपके पास सोइल है जिसमें न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि फॉस्फोरस, जैसे कि पोटेशियम, इस तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए मिट्टी में। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, we add fertilizers and manure to the soil। इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को मिट्टी में डालते हैं ताकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ सके। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के न्यूट्रिएंट आ सके और मिट्टी में इनकी कभी कमी ना हो। तो ये समझ में आ गया कि हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को मिट्टी में क्यों डालते हैं, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम कैन बी प्रेजेंट इन द सोइल, सोइल में वो प्रेजेंट हो सके ज्यादा से ज्यादा, लार्ज अमाउंट में, और सोइल में कभी भी उनकी डेफिशिएंसी यानी कि कमी ना हो सके। इसलिए हम इसे यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को, सो दैट कैन बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सोइल, ताकि सोइल के अंदर इनकी पूर्ति हो सके। इनरिच मतलब पूर्ति, ताकि सोइल में इनकी पूर्ति हो सके। किनकी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन तरह के न्यूट्रिएंट्स की। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी। हम प्लांट को जब फिर उस मिट्टी में ग्रो करेंगे ना जिनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में है, तो आपकी जो प्लांट है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, वो भी हेल्दी ग्रो होंगे। सो वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी। हम उन्हें हेल्दी कब रख सकते हैं, जब हम उनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें। जब आप किसी प्लांट को उगा रहे हो बच्चों, और उस मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट ही नहीं है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऐसे न्यूट्रिएंट ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है आपकी जो क्रॉप है, आपकी जो प्लांट है, वो हेल्दी ग्रो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे बच्चों। प्लांट हेल्दी तभी ग्रो हो पाता है जब उन्हें ये न्यूट्रिएंट मिले, और इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। देखो बच्चों, यूजुअली जो हम फसलें उगाते हैं ना, वो नाइट्रोजन बहुत सारी लेती रहती है मिट्टी से। बच्चों, जब नाइट्रोजन वो बहुत सारी लेगी तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी भी होगी। भले आप फर्टिलाइजर्स, मैन्योर डाल कर कमी पूरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें नया तरीका भी देखना है। ठीक है, एंड सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यानी कि मान लो, देखो सोइल के अंदर नाइट्रोजन होती है, हमने देखा कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर भी ये चीज की कमी पूरी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक और तरीका जानेंगे जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो हमने ये कहा कि जब हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हैं तो नाइट्रोजन इसके पास आती है ज्यादा से ज्यादा। आपने फसल उगाई मिट्टी में, तो नाइट्रोजन जो है मिट्टी से फसल के पास गई, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, है ना, कमी हो जाएगी। अब नाइट्रोजन गैस अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, क्या मिट्टी में मिलती है? नहीं मिलती, एटमॉस्फेयर में मिलती है। तो बच्चों, वो डायरेक्ट ही क्यों नहीं लेता प्लांट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जो प्लांट है वो स्टोमेटा के द्वारा लेता है, फिर नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सकता? बच्चों, इसीलिए नहीं ले सकता क्योंकि नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट, जो उसकी फॉर्म होती है ना N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है, प्लांट उसे यूज डायरेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि आपने कहना है नाइट्रोजन गैस अवेलेबल तो होती है प्लेंटी अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में हवा के अंदर, लेकिन प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जिस तरह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, कैसे करता है बच्चों?
स्टोमेटा के द्वारा वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर ले आता है, ऐसे वो नाइट्रोजन को नहीं ला सकता है। इसीलिए ही नाइट्रोजन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है मिट्टी के अंदर। सो दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, देखो क्वेश्चन देखो, साथ के साथ उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है व्हाई प्लांट्स या प्लांट कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप नोट जरूर करेंगे कि प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली क्यों नहीं ले पाता एटमॉस्फेयर से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाता है, यूज कर पाता है। इसका आंसर है द प्लांट कैन नॉट यूज नाइट्रोजन directly from air because plant use nitrogen in soluble form from the soil। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट डायरेक्ट लेता है, नाइट्रोजन को क्यों नहीं ले पाता, तो आंसर आएगा इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में लेता है। सोल्यूबल मतलब किसी ना किसी घुली हुई फॉर्म में। किसमें घुली हुई? पानी में घुली हुई। तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में वो ले पाता है, यानी कि पहले सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर आएगी और फिर वहां से जो प्लांट है वो उस नाइट्रोजन को ले पाता है। ये इसका आंसर आपने बच्चों जरूर लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो मिट्टी में उसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो मिट्टी में सॉइल के अंदर, रुको जरा, इसीलिए सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को हैज टू फिक्स इन अदर फॉर्म्स, अदर सोल्यूबल फॉर्म्स। इसीलिए ही सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को दूसरी फॉर्म्स में बदलना होता है और इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को बच्चों हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। डायरेक्ट तो उसने लिया नहीं एयर से, क्योंकि उसे सोल्यूबल फॉर्म में जो है पहले बदलता है, वो नाइट्रोजन पहले सोल्यूबल फॉर्म में बदलती है सॉइल के अंदर, तब प्लांट उसे यूज कर पाता है। तो जो इसका कन्वर्जन है ना, प्रोसेस, कन्वर्जन की जो प्रोसेस है, जब नाइट्रोजन दूसरी फॉर्म में बदलती है, उस प्रोसेस को ही बच्चों हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ना एक बैक्टीरिया यूज होता है जिसे बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है। यानी कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, फिक्स दी नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल फॉर्म। कहां में? इन दी सोइल। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है बच्चों? बैक्टीरिया करवाते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कहां प्रेजेंट होता है? मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये नाइट्रोजन को सोइल के अंदर कन्वर्ट करता है सोल्यूबल फॉर्म्स में, ऐसी फॉर्म्स में जिससे प्लांट उसको ऑब्टेन कर सके। इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर क्या यूज होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, तो बैक्टीरिया यूज होता है, जैसे कि राइजोबियम, ठीक है। तो अब राइजोबियम ने प्लांट के लिए इतना अच्छा काम क्यों किया? देखो, इसके पीछे भी एक वजह होनी चाहिए। इसने प्लांट का भला क्यों किया? भला करने का भी बच्चों रीजन है आजकल। क्यों? क्योंकि राइजोबियम कैन नॉट प्रिपेयर
इट्स ओन फूड, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसने प्लांट का भला किया है कि प्लांट को इसने नाइट्रोजन फिक्स करके दी है। प्लांट को इसने नाइट्रोजन फिक्स करके दी है, फिक्स इन द सेंस उसको डिफरेंट सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दी है। समझ में आता है इतना? तो फिर ये उससे क्या चाहेगा? प्लांट उसको खाना देगा। अब समझ में आया इसने प्लांट का भला क्यों किया? इसने प्लांट को नाइट्रोजन दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके क्यों दी मिट्टी के अंदर? क्योंकि बच्चों ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, तो ये क्या करेगा, ये प्लांट के साथ दोस्ती कर लेगा। प्लांट को कहेगा अच्छा तो आपसे नाइट्रोजन यूज नहीं होती, मैं आपको नाइट्रोजन दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता हूं ताकि आप उसको यूज कर सको, लेकिन बदले में आपको भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो प्लांट बोलेगा क्या? तो फिर ये बोलेगा राइजोबियम उसे कि मैं तो आपको नाइट्रोजन दे दूंगा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके, लेकिन आपको मुझे बना बनाया खाना देना होगा, क्योंकि मैं खाना नहीं बना सकता अपना। तो प्लांट उसे बदले में क्या देता है? खाना दे देता है। ठीक है, इस तरह से आप इस कहानी को याद कर सकते हो। यानी कि राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये प्लांट की रूट, जनरली कौन कौन से प्लांट की रूट के साथ दोस्ती करता है? जैसे चना जो है ना उसकी रूट्स, जैसे मटर है, मटर के प्लांट है उसकी रूट, जैसे मूंग है, बीन्स है, ये जितने भी लेग्यूम्स होते हैं ये सारे लेग्यूम है, जैसे चना, जैसे मटर हो गया, ठीक है, तो जैसे मूंग हो गया, बीन्स हो गया, इनकी रूट्स के साथ वो बैक्टीरिया दोस्ती कर लेता है। तो फिर ये जो प्लांट्स है उसे बना बनाया खाना दे देंगे और बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर देगा इनटू सोल्यूबल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये उसे मतलब एक दूसरे का भला कर रहे हैं। तो ये इन लेग्यूम्स में से उनको तो नाइट्रोजन दे देता है बैक्टीरिया, बदले में खाना ले लेता है। इन रिटर्न प्लांट उसे खाना और शेल्टर दे रहे हैं, दोनों भला कर रहे हैं ना। इसे भी तो बच्चों सिम्बियोटिक रिलेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ने एक दूसरे का बेनिफिट किया है। चलो ये देखो, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रही है और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी हो रहा है। कैसे? ये आप प्लांट की रूट देख पा रहे हो, इसके अंदर ना ये जो इस तरह से ये लगे हुए हैं, मैं आपको अलग कलर से बना के दिखा देती हूँ। ये है बच्चों बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क करके दिखा दिए, ये क्या है? ये है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम देखो कैसे रूट्स के साथ चिपका हुआ है। तो राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनटू सॉल्यूबल फॉर्म ताकि प्लांट उसे यूज कर सके। ठीक है, ताकि प्लांट उसे यूज कर सके। और जो प्लांट है वो राइजोबियम का क्या भला करता है? उसको फूड देता है। तो दोनों ने एक दूसरे का भला कर दिया। इस तरह के रिलेशन को हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया। अब है बच्चों, क्या फायदा है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का? सिंपल सा ये फायदा है बच्चों कि प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाता, तो जब बैक्टीरिया उसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना, तभी प्लांट उसे यूज कर पाता है। यही इसका सबसे बेस्ट सिग्निफिकेंस है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। ये जो एसोसिएशन मैंने आपको अभी बताई ना राइजोबियम की रूट्स के साथ, ये बहुत फायदेमंद होती है किसानों के लिए, क्योंकि इसकी वजह से मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन आ पाती है और इससे उपज बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है मिट्टी की, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप उसमें फसल उगा सको। मिट्टी के अंदर जो उसकी उपजाऊ शक्ति है, जिसे हम फर्टिलिटी बोलते हैं, ये बच्चों उसको बढ़ाती है। सो दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ, जो आप अभी यूज कर रहे थे ना, शुरू में मैंने आपको बताया कि मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए। बच्चों उससे ना मिट्टी में प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, उसकी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है। तो अगर हम ये बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा लें तो मिट्टी में नाइट्रोजन भी आ जाएगी, और उसकी वजह से हम ये जो गंदे गंदे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना, इनको यूज करना हम कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स है ना, ये क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं सॉइल को, मिट्टी को पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं। ठीक है, हमारी फसलों को भी हेल्दी नहीं रहने देते। ठीक है, अनहेल्दी करते हैं, यानी कि अनहेल्दी इन द सेंस उसके अंदर केमिकल्स आ जाते हैं जो हमारी फसलें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे वीट, राइस, इन चीजों में।
तो अगर आप बैक्टीरिया यूज करोगे नाइट्रोजन को देने के लिए मिट्टी को, तो फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हम फर्टिलाइजर के ऊपर निर्भर करते हैं, वो चीज कम हो जाएगी, यानी कि हम फर्टिलाइजर कम से कम यूज करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द पल्सेस, यानी कि दाल, जितनी भी दालें आप खाते हो, जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, ठीक है, ये सारी दालों में ये बैक्टीरिया उनकी जड़ों पर लगा हुआ होता है, और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उन दालों को नाइट्रोजन देता है और बदले में उसे खाना लेता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कीवर्ड्स करेंगे और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए बच्चों, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट आपको लगा है उसे नोट डाउन जरूर से जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।